हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की क्लासेस चल रही है, तो मैं इसी जो क्लासेस चल रही है इसमें एक और ऐड ऑन कर रही हूँ गांधी युग के बारे में। जैसे कि अपन देखते हैं कि गांधी जी के बारे में हर किसी प्रकरण जो भी होता है उसमें हाफ हाफ बताया जाता है, पर जो आज का वीडियो है उसमें गांधी युग के बारे में कालक्रम अनुसार यानी जो पीरियड वाइज उनकी घटनाएं हुई थी वो सारी बताई जाएंगी और अंत में उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। इस तरह आप एक ही वीडियो में पूरा गांधी पढ़ लेंगे और हमारी और क्लासेस हर किसी रिलेटेड नेता से ऐसे ही होगी। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारा सिलेबस इंडेक्स है जिसमें हम ये सब पढ़ेंगे। ये 40 टॉपिक्स है, सब टॉपिक गांधी जी के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। आप इन्हें रीड आउट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है गांधी जी का जीवन। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1859 को उनका जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात, भारत में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा बाई। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट और बाद में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। उन्होंने 1893 से 1915 में दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष देखा था। 1893 में वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। भारतीयों के साथ रहे, नस्लीय भेदभाव का विरोध किया, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का विकास और भारत के अधिकारों के लिए अनेक आंदोलन चलाए। 1915 में भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीति गुरु माना। पूरे देश का भ्रमण कर जनता की समस्याओं को समझा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी सार्वजनिक उपस्थिति कब नोटिस की गई? तो 1916 में इनकी सार्वजनिक जो उपस्थिति है वो नोटिस की गई थी। इनके प्रमुख आंदोलन: चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग 1920 से 1922, दांडी मार्च 1930, सवर्णीय आंदोलन 1930 से 1934, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी के प्रमुख सिद्धांत: सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, स्वधर्म, समभाव, सादगी और आत्मनिर्भरता। स्टूडेंट मैं चाहूँ तो आपको वाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं जो नोट्स बनाती हूँ या जो नोट्स कलेक्ट करती हूँ मैं आपको डायरेक्ट उसी में से पढ़ाती हूँ, ताकि इससे आपका टाइम सेव हो और जो नोट्स की रियलिटी है वो आपको आप चेक कर सको। और जो हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं हम उसमें थोड़ा काट के पढ़ाते हैं, लेकिन जो नोट्स से सीधा आपको मैं रिवीजन करवा रही हूँ। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी हिंदी स्वराज 1909 में आई थी और सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा। इनकी उपाधियाँ थी महात्मा, प्रचलित रूप में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा संबोधित राष्ट्रपिता, भारतीय जनमानस द्वारा सम्मानपूर्वक दी गई उपाधि। इनका निधन 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में नारायण गोडसे ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: एक तो इनका जन्म है, भारत वापसी है, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो और निधन। इन्होंने कहा था कि आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इनका संघर्ष 1893 से 1914 था। दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए 21 वर्षों ने गांधी जी को एक सामान्य वकील से सत्य और अहिंसा के महान नेता में बदल दिया। यहीं से सत्याग्रह का जन्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका जाने के कारण थे कि 1893 में गांधी जी एक भारतीय व्यापारी के कानूनी मुकदमे में पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। भारतीय और अश्वेतों के साथ वहाँ पे नस्लीय भेदभाव होता था। पीटर मेरिट जबक की घटना 1893 है। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया। ये घटना पीटर मेरिट जबक रेलवे स्टेशन पर हुई। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा यहीं से मिली। भारतीय के अधिकारों के लिए संगठन: 1894 में गांधी जी ने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके उद्देश्य थे भारतीयों के अधिकारों की रक्षा, नस्लीय भेदभाव का विरोध, भारतीय समुदाय को संगठित करना। सत्याग्रह का प्रारंभ: 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने एशियाओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण कानून बनाया। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध, धरना, जेल यात्रा और कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया। फिनिक्स सेटलमेंट और टॉलस्टॉय फार्म: 1904 में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। यहाँ से सत्य, धर्म
श्रम समानता आत्मनिर्भरता का अभ्यास कराया जाता है। इनके संघर्ष का परिणाम रहा भारतीयों के कुछ अधिकार बहाल हुए, सरकार की कई भेदभाव कानूनों में बदलाव करना पड़ा। सत्याग्रह की शक्ति पूरी दुनिया के सामने। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और आगे चल के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। एक पंक्ति में दक्षिण अफ्रीका गांधी जी की कर्मभूमि थी, जहां उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत विकसित किए और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता का सबसे प्रभावी हथियार बने। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि दक्षिण अफ्रीका में अवधि 21 वर्ष रहे। प्रथम सत्याग्रह संगठन, प्रमुख आश्रम और प्रमुख सिद्धांत। सत्याग्रह व अहिंसा का सिद्धांत। सत्याग्रह का अर्थ आपको पता है, जो मैंने लिख के भी रखा है। सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत ये लिख रहे हैं। सत्याग्रह के प्रमुख साधन। अहिंसा का सिद्धांत, सत्याग्रह, अहिंसा का अर्थ, ये सब लिख रहे हैं, तो आप इन्हें रीड आउट कर लेना। भारत में गांधी जी का आगमन। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को लगभग 22 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद भारत लौटे। वे मुंबई, तत्कालीन बम्बई के अपोलो बंदरगाह पे पहुंचे। भारत लौटने पे उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रमुख तथ्य। भारत आगमन स्थान, दक्षिण अफ्रीका में कितना दिन रहे, इनका उद्देश्य। गोखले की सलाह। बाहर लौटने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सलाह दी कि वे 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण करें, देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को समझे। और गांधी जी ने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति को समझे। गांधी जी ने इस सलाह का पालन किया और तुरंत किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया। भारत में पहला प्रमुख आंदोलन 1917 में चंपारण में किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये भारत में उनका पहला सफल सत्याग्रह था और यहीं से वे राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। गांधी पर गोपाल कृष्ण का प्रभाव। गांधी जी ने गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। भारत लौटने पर गांधी जी ने गोखले जी के मार्गदर्शन में भारतीय समाज और राजनीति को समझने का प्रयास किया। सत्य और अहिंसा की नीति अपनाई। जन सेवा का गोखले जी ने उनको आदेश दिया था। संवैधानिक और शांतिपूर्ण संघर्ष किया। भारत भ्रमण की सलाह दी थी उनको। नेतृत्व प्रदान किया। इसका निष्कर्ष ये सामने लिख रही है। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सफल सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह से वर्तमान पूर्वी व पश्चिमी चंपारण बिहार में नील किसानों के शोषण के विरुद्ध चलाया गया था। अंग्रेज नील किसानों को 3 कठिया प्रथा के तहत अपनी भूमि के लगभग 3/20 भाग पर जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता था। अत्यधिक कर बेकार अंग्रेज नीले बागान मालिकों को उत्पीड़न होता था। आंदोलन की शुरुआत। किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण लेके आए। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन उन्हें चंपारण से जोड़े थे। वो थे राजकुमार शुक्ल। गांधी जी ने किसानों की समस्या की जांच की। गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आदेश दिया, लेकिन उन्होंने आदेश मानने से इनकार किया और अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया। इनके प्रमुख सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। परिणाम। सरकार ने जांच समिति का गठन किया, जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया। 3 कठिया प्रथा समाप्त की गई। किसानों को राहत मिली तथा उनके अधिकारों की रक्षा हुई। गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। आंदोलन ने आगे चल के देश के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन जैसी राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। स्टूडेंट में सारे नोट्स जितने भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं शॉर्ट्स में डालती हूँ, वो या मैं खुद बनाती हूँ या फिर मैं कहीं से कलेक्ट करती हूँ। तो कॉपीराइट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इनको पे भी करती हूँ और वहीं से इनको कलेक्ट करती हूँ। लेकिन मैं इनको कहीं भी डालने से पहले इन्हें अच्छी तरह वेरीफाई करती हूँ कि इनमें जो फैक्ट्स दे के रखे हैं वो सही है या नहीं। तो आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इनके प्रारंभिक 3 प्रमुख आंदोलन हैं: चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। आंदोलन के कारण। प्लेग महामारी के समय मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जा रहा था। महामारी कम होने पर मिल मालिकों ने पुनः समाप्त करने का निर्णय किया। महंगाई बढ़ चुकी थी, इसलिए मजदूरों ने 35% वेतन वृद्धि की मांग की, जबकि मिल मालिक केवल 20% वृद्धि देने को तैयार थे। गांधी जी की भूमिका थी मजदूरों को अहिंसक हड़ताल करने की सलाह दी। मजदूर नेता अनसुईया साराभाई ने आंदोलन का नेतृत्व किया। मजदूरों का मनोबल कमजोर पड़ने लगा, तब गांधी जी ने अपने जीवन का पहला आमरण अनशन यानी फास्ट किया, जिससे आंदोलन को नई शक्ति मिली। मुख्य नेता महात्मा गांधी और अनसुईया साराभाई। परिणाम। विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा गया। मजदूरों के पक्ष में 35% वेतन वृद्धि स्वीकार की गई। गांधी जी के सत्याग्रह और उपवास की पहली बड़ी सफलता मानी जाती है। भारत के श्रमिक आंदोलन को नई दिशा मिली।
ये परीक्षा से रिलेटेड है, इनसे आप पढ़ लेना। और विशेष बिंदु, ये आंदोलन श्रमिकों के अधिकारों के लिए मील का पत्थर साबित हुई। गांधी जी और अनसुईया साराभाई की जोड़ी ने इतिहास रचा। फिर था खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह भारत के प्रमुख किसान आंदोलन में से एक था। ये 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा अन्य नेताओं ने किया। वर्षा की कमी के कारण फसल बुरी तरह नष्ट हो गई। किसानों की आय बहुत कम थी। ब्रिटिश सरकार ने भूमि लगान में छूट देने से इनकार कर दिया। किसान लगान की स्थिति में नहीं थे। किसानों की लगान में छूट या माफ़ी प्राप्त करना, अन्यायपूर्ण कर वसूली का शांतिपूर्ण विरोध करना इसका उद्देश्य था। आंदोलन की विशेषता, सत्य और अहिंसा पर आधारित। किसानों ने सामूहिक रूप से लगान न देने का निर्णय। आंदोलन पूरी तरह से अनुशासित और शांतिपूर्ण रहा। ग्रामीण में एकता और संगठन का उत्कृष्ट उदाहरण बना। इसका परिणाम, सरकार ने कई किसानों से लगान की वसूली स्थगित कर दी। जिन किसानों की फसल खराब होती उन्हें राहत मिली। जब्त की गई कुछ संपत्तियां वापस की गई। गांधी जी के नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रभावशाली किसान के नेता के रूप में उभरे। ये परीक्षा से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं जो मैंने पढ़ा है, उसमें से ही आए हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण से रिलेटेड कौन सा सत्याग्रह था, यानी वो नील से रिलेटेड था। और इससे पहले अहमदाबाद प्लेग से रिलेटेड था। और खेड़ा सत्याग्रह किसानों की फसल की खराबी के से रिलेटेड था। फिर है रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट 1919 इसका नाम है। ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 में पारित किया गया एक दमनकारी कानून। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर किया गया। इसे भारतीयों ने काला कानून कहा। बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था। इस कानून के तहत पुलिस को बिना वारंट की गिरफ्तारी और तलाशी का अधिकार मिला। विशेष न्यायालय में मुकदमे चलाए जाते थे जहां अपील का अधिकार नहीं था। प्रेस और सार्वजनिक सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। विरोध क्यों हुआ? ये कानून नागरिक स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था। भारतीय नेताओं ने इसे अंग्रेजों के दमनकारी कदम माना। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में रोलेट एक्ट शुरू किया। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। यह कानून अंग्रेजी हुकूमत की उस नीति का प्रतीक था जो भारतीयों की आवाज़ को दबाना चाहती थी। इसका प्रभाव, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। इसके प्रमुख तथ्य ये रहे। इससे पहले ज्वाला बाग जो हत्याकांड था वो हो चुका था। तो जो इसकी पृष्ठभूमि थी इसी कानून के विरोध से बनी थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था, तो उसी तर्ज पे इसी कानून को जो पृष्ठभूमि वो बनाई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत दुख और महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी तिथि 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब, भारत। मुख्य व्यक्ति जनरल रोजनाल्ड डायर, ब्रिटिश सेना अधिकारी। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में एक सभा के लिए एकत्रित हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने उस समय राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाया था। जनरल डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसके परिणाम सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। भारतीय नेताओं और अन्य सूत्रों के अनुसार मृतकों की संख्या इससे कहीं अधिक थी। इस घटना ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश पैदा किया। इसका प्रभाव रविंद्रनाथ ठाकुर ने विरोध स्वरूप स्टूडेंट, मेरे नोट्स में शायद कुछ ना कुछ अभी थोड़ी सी गड़बड़ है। इसमें जो रविंद्रनाथ ठाकुर है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो जहाँ जहाँ ठाकुर हो वहाँ आप टैगोर कर लीजिए। वैसे तो ये 2 जगह ही आए हैं। एक तो ये आया है कि रविंद्रनाथ जी ने वहाँ पे गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी वो, और एक ये वाला कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ पर साबित हुई। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है जो उन शहीदों की स्मृति को समर्पित है जिन्हें स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा सुल्तान के पद और अधिकारों की रक्षा करना था। 1919 से लेकर 1924 तक ये हुआ। तुर्की के खलीफा की सत्ता और सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद मित्र राष्ट्रों ने उस पर कठोर शर्तें लागू की, जिससे खलीफा की स्थिति कमजोर हो गई।
इसके प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी। गांधी जी का समर्थन। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। इससे असहयोग आंदोलन 1920 के साथ जोड़ दिया गया। इसकी प्रमुख घटनाएं 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1920 में चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की में खिलाफत व्यवस्था समाप्त कर दी, जिससे आंदोलन भी समाप्त हो गया। इसका परिणाम प्रारंभिक समय में हिंदू मुस्लिम को एकता को बल मिला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ। 1924 में खिलाफत समाप्त होने के बाद आंदोलन को भी समाप्त कर दिया गया। इसी में से कुछ फैक्ट्स से नीचे जो देखे रखे हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करना था, ताकि अंग्रेजी सरकार पर शांतिपूर्ण तरीके से दबाव बनाया जा सके। इसके प्रारंभ के कारण रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन का समर्थक, भारतीय मुस्लिम आंदोलन और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ। ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के क्या क्या कारण थे। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को तिलक जी, जो हमारे प्रमुख नेता हैं, उनकी मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। स्वीकृति दिसंबर 1920 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में। प्रमुख कार्यक्रम: सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, उनकी होली जलाना, स्वदेशी वस्तु का उपयोग, चरखा और खादी का प्रचार, सरकारी उपाधियों व सम्मान का त्याग, न्यायालयों का बहिष्कार। प्रमुख नेता: महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। आंदोलन की समाप्ति 5 फरवरी 1922 को चोरी कांड में हिंसा होने के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके परिणाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप मिला। खादी और स्वदेशी को व्यापक बढ़ावा मिला। लोगों में राष्ट्रीय चेतना का आत्मविश्वास बढ़ा। कांग्रेस एक जन संगठन के रूप में और अधिक मजबूत हुई। चोरी कांड व आंदोलन की वापसी 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे आंदोलनकारी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिससे कुछ लोग मारे गए और कई घायल हुए। क्रोधित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 से 23 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। 12 फरवरी 1922 को हिंसक घटना की वजह से महात्मा गांधी अत्यंत दुखी हुए। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष सत्य और अहिंसा के आधार पर चलना चाहिए। उन्होंने महसूस किया जनता भी अहिंसक आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, इसलिए 12 फरवरी 1922 को पूरे देश में असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। वापस लेने के कारण चोरी में हिंसा होना, गांधी जी की अहिंसा की नीति का उल्लंघन, गांधी आंदोलन को हिंसक होने से रोकना, जनता को अनुशासन और अहिंसा का प्रशिक्षण आवश्यक समझाना। इसके परिणाम असहयोग आंदोलन अचानक समाप्त हो गया। अन्य कांग्रेस नेताओं ने इस निर्णय का विरोध किया। गांधी जी को मार्च 1920 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और इसके बावजूद इस आंदोलन ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना को और अधिक मजबूत किया। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923। संस्थापक चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसके क्या गठन के कारण थे? 1920 में चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस निर्णय से असहमत नेताओं ने ब्रिटिश विधान परिषदों में प्रवेश करके अंदर से सरकार का विरोध करने की नीति अपनाई। इसी उद्देश्य से स्वराज पार्टी का गठन हुआ। प्रमुख उद्देश्य: विधान परिषदों में चुनाव लड़ना, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का परिषदों में विरोध उत्पन्न करना, उत्तराधिकारी सरकार की मांग करना, भारत को सुशासन दिलाना। उपलब्धियां: 1923 के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। विधान परिषदों में ब्रिटिश सरकार के कई प्रस्तावों का प्रभावी विरोध किया। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। प्रमुख नेता: चित्तरंजन दास अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू सचिव, विट्ठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। पतन के कारण: 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु। बाद में अधिकांश नेता पुनः भारतीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1935 तक पार्टी का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया।
स्वराज पार्टी ने संवैधानिक मार्ग अपना के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष को नई दिशा दी। साइमन कमीशन महत्वपूर्ण आयोग 8 नवंबर 1927 औपचारिक नियुक्ति नवंबर 1927 सर जॉन सिमन अध्यक्ष कुल सदस्य 7 सभी ब्रिटिश एक भी भारतीय सदस्य नहीं। गठन का उद्देश्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की समीक्षा करना, भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करके आगे की सिफारिश करना। इसके अगेंस्ट नारे लगे थे साइमन गो बैक। भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को मुंबई यानी मुंबई पहुंचा। पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे लगे। लोगों ने काले झंडे दिखा के विरोध किया। आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों का अपमान माना गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित अधिकांश दलों ने इसे बहिष्कार किया। लाला लाजपत राय की शहादत 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में विरोध प्रदर्शन को नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय का लास्ट का जो कमेंट था वो ये था कि जो ब्रिटिश सरकार है उनके द्वारा उनके शरीर पे मारी गई जितनी भी लाठियाँ, एक एक लाठियाँ जो है कि अंग्रेज सरकार की जो ताबूत होते हैं उन पे किलो का काम करेगी। प्रमुख सिफारिशें: प्रांतों में देर शासन समाप्त करने की सिफारिश, प्रांतीय स्वतंत्रता बढ़ाने का सुझाव, भारत को तत्काल डोमिनियन स्टेट देने की सिफारिश नहीं की गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 को मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट दी। वो जो कमेटी बनाई गई थी उनके अध्यक्ष थे। गठन सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के सुशासन यानी डोमिनियन स्टेट पर आधारित संवैधानिक ढांचा प्रस्तुत करना। सिफारिशें: भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, संसदीय शासन प्रणाली लागू होगी, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाएगा, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा, संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था होगी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, प्रांतों को उत्तरदायी सरकार दी जाएगी, सिंध को उचित शर्तों पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने का सुझाव, वयस्क मताधिकारी का पूर्ण समर्थन नहीं किया गया, सीमित मताधिकारी की व्यवस्था की गई। इस रिपोर्ट का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट का विरोध किया। इसके बाद उन्होंने 14 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की। भारतीयों द्वारा तैयार किया गया पहला संवैधानिक मसौदा था। ये आगे चल के लाहौर अधिवेशन 1929 और पूर्ण स्वराज्य की मांग का आधार बना। लाहौर अधिवेशन व पूर्ण स्वराज। स्थान लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान। 19 से 31 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य को अंतिम लक्ष्य घोषित किया। अंग्रेज़ों के अधीन डोमिनियन स्टेट की मांग को अस्वीकार किया। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 की रात को लाहौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी घोषणा को आगे चल के संघीय आंदोलन 1930 का मार्ग प्रस्तुत किया गया। पूर्ण स्वराज्य हमारा लक्ष्य, हमारा अधिकार, इसका नारा था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी 1929 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया। हर पेज पे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए गए हैं। हर पेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 समापन 1934 औपचारिक रूप से महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानून को अहिंसक तरीके से उल्लंघन करके भारत को स्वतंत्र कराना था। इसकी शुरुआत दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह से हुई। आंदोलन के कारण साइमन कमीशन का विरोध, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य, अंग्रेजों की दमनकारी नीति और आर्थिक शोषण, नमक पर कर लगाना। दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 को, स्थान साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। समापन 6 अप्रैल 1930 को, दांडी, गुजरात। दूरी लगभग 390 किलोमीटर। गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा। प्रमुख विशेषताएं: नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों के सामने धरना, कर न देना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी। परिणाम: पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ, हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के व्यापक जन समर्थन मिला।
सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक उल्लंघन कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चलाया गया राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसकी शुरुआत नमक सत्याग्रह से हुई। दांडी यात्रा व नमक सत्याग्रह 1930। 12 मार्च 1930 को शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। स्थान साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। समाप्ति स्थान दांडी समुद्र तट, नवसारी, गुजरात। लगभग 390 किलोमीटर 241 मील। अवधि 24 दिन। प्रारंभिक स्वयंसेवक 78 सत्याग्रह के साथ शुरुआत की इन्होंने। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था। इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक का कानून का उल्लंघन किया। इसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है। नमक का कर का विरोध करना, ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करना, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करना, जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना। इसके परिणाम पूरे देश में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। लाखों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। ब्रिटिश सरकार ने हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया। आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाद में गांधी इरविन समझौता 1931 हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी। इसकी पृष्ठभूमि 1930 में दांडी मार्च और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा। आंदोलन के दौरान हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। समझौते की प्रमुख शर्तें जो ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार की: हिंसा में शामिल न होने वाले राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। समुद्र तट के निकट रहने वाले लोगों को नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी। विदेशी वस्त्र व शराब की दुकानों के शांतिपूर्ण बहिष्कार की अनुमति होगी। जब्त की संपत्ति जहाँ संभव हो लौटाई जाएगी। कांग्रेस ने स्वीकार किया। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। अस्वीकार की गई मांगे: भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की फांसी की सजा को कम करने की मांग स्वीकार नहीं की गई। पुलिस अत्याचारों की न्यायिक जांच की मांग को भी अस्वीकार कर दी गई। इसका महत्व: पहली बार ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से लगभग समान स्तर पर वार्ता की। कांग्रेस की राजनीतिक मान्यता बढ़ी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। फिर उसके बाद हुआ गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में आयोजित किए गए। भारत के लिए नए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना तथा भारतीय नेताओं की राय लेना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 लंदन में। उसका उद्घाटन किया जॉर्ज परचम ने। इसकी अध्यक्षता की रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। इसकी विशेषता थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारतीय रियासतें, मुस्लिम लीग तथा अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। इसकी विशेषता थी महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौता 1931 हुआ। अल्पसंख्यक प्रतिनिधि के प्रश्न पर सहमति नहीं बन सकी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। सम्मेलन का प्रभाव सीमित रहा। इसके परिणाम: गोलमेज सम्मेलनों की चर्चाओं के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। संघीय व्यवस्था यानी फेडरेशन का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सका। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता। ये समझौता पुणे के यरवदा जेल में हुआ। पृष्ठभूमि: ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित किया। इसमें दलित तत्कालीन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। गांधी जी ने इसका विरोध किया और यरवदा जेल में। पूना एक्ट की पृष्ठभूमि: ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित किया। इनमें दलितों यानी तत्कालीन डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान था।
गांधी जी ने इसका विरोध किया और यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर और जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इसके प्रमुख प्रावधान ये थे कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल समाप्त किया जाएगा, संयुक्त निर्वाचन स्वीकार किया जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। शिक्षा, सरकारी नौकरी और स्थानीय निकायों के दलितों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया गया। इसका महत्व, गांधी जी का अनशन समाप्त हुआ, दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भरा, भारतीय राजनीति में आरक्षण व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाने लगा। हरिजन आंदोलन व अस्पृश्यता उन्मूलन। हरिजन आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन आंदोलन प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करना, दलित वर्ग को सामाजिक स्थान दिलाना था। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन ईश्वर के बच्चे नाम दिए। उन्होंने पूरे देश में यात्रा करके लोगों को छुआछूत छोड़ने का संदेश दिया। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया। मंदिर परिवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक समता पर विशेष बल दिया। अस्पृश्यता उन्मूलन के ये प्रमुख उपाय लिख रहे हैं। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त की गई तथा इसका किसी भी रूप में पालन करना दंडनीय अपराध है। खादी आंदोलन। खादी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसका उद्देश्य केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना नहीं था, बल्कि भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी था। लगभग 1918 से और 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से ये फैल गया। इसका प्रतीक चरखा और खादी। नारा, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाने को प्रेरित किया गया। हाथ से काता गया और बुना हुआ कपड़ा पहनने पर बल दिया गया। विदेश कपड़ों की होली जलाई गई। खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गई। इसके उद्देश्य लिख रहे हैं, इसका महत्व है। कांग्रेस मंत्रिमंडल 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1936 से 37 में प्रांतीय चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली और जुलाई 1937 से कई प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल में, यह पहली बार था जब भारतीय नेताओं को प्रांतीय स्तर पर शासन चलाने का अवसर मिला। कांग्रेस ने इन प्रांतों में सरकार बनाई। मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और बिहार, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत बाद में। सीमाएं। गवर्नर के विशेष अधिकारों के कारण मंत्रिमंडलों की शक्तियां सीमित थी। वित्तीय संसाधनों की कमी। केंद्र पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण बना रहा। इसके प्रमुख कार्य, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, प्रेस व नागरिक स्वतंत्रता पर लगे कई प्रतिबंधों में ढील, किसानों को लगान व ऋण संबंधी राहत देने का प्रयास करना, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा बुनियादी शिक्षा यानी वृद्धा शिक्षा योजना को बढ़ावा, श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए श्रम सुधार, प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करने, जनहितकारी शासन की शुरुआत। इस्तीफा। 1939। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना भारतीय नेताओं से परामर्श किए युद्ध में शामिल कर दिया। इसके विरोध में अक्टूबर-नवंबर 1939 में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस यानी मुक्ति दिवस बनाने का आह्वान किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 और भारत। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, जर्मनी की तानाशाह एडोल्फ हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण की वजह से। 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना सलाह भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। लगभग 25 लाख यानी 2.5 मिलियन भारतीय सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया, जो उस समय विश्व की सबसे बड़ी स्वसैनिक सेना थी। उस भारतीय सैनिकों ने अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने बिना भारतीय सहमति के युद्ध में शामिल किए जाने पर विरोध किया। 1939 में कांग्रेस के प्रांतीय मंडलों ने इस्तीफा दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। अगस्त प्रस्ताव 1940। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक आश्वासन दिए, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। विरायक क्रिप्स मिशन 1942। स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन पूरे देश में फैल गया। अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। प्रसिद्ध नारे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद। युद्ध का भारत पर प्रभाव। आर्थिक संकट और महंगाई बढ़ी। 1943 का बंगाल अकाल, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अधिक तेज हुआ। ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। परिणाम। 1945 में युद्ध समाप्त हुआ। 1946 में अंतिम सरकार बनी। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और विभाजन हुआ।
अगस्त प्रस्ताव 1940 भारत के वायसराय लॉर्ड लिलिथगो और द्वारा घोषणा। पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के दौरान ब्रिटेन भारत का समर्थन चाहता है। भारतीय नेताओं ने सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव दिया। प्रमुख प्रावधान: युद्ध के बाद भारत के लिए नया संविधान बनाया जाएगा। संविधान बनाने के लिए भारतीयों की भागीदारी से एक संविधान निर्माण निकाय गठित किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारी परिदृश्य में अधिक भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत को अंततः डोमिनियन स्टेट देना था। महत्व: पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, लेकिन प्रस्ताव अस्पष्ट होने के कारण असफल रहा। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। कांग्रेस की प्रतिक्रिया: प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया क्योंकि तत्काल सुशासन नहीं दिया गया। पूर्ण स्वतंत्रता का कोई स्पष्ट वादा नहीं था। रक्षा व प्रमुख शक्तियाँ ब्रिटिश सरकार के पास ही रही। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया: प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उनकी पृथक राष्ट्र की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं की गई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्काल वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने की थी। इसकी पृष्ठभूमि वही है, सेम, प्रमुख प्रावधान भी सेम है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया इसमें सब सेम है। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा की गई। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक ढंग से युद्ध विरोध करना था। द्वितीय विश्व के दौरान शुरू किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना भारतीय नेताओं की सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। गांधी जी का तत्काल जन आंदोलन नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीमित रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी का विरोध करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, अहिंसा के सिद्धांत को बनाए रखना, जनता को भविष्य के बड़े आंदोलन के लिए तैयार करना। जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह प्रारंभ किया। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। अन्य प्रमुख सत्याग्रही धर्मदत्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य कांग्रेस नेता। मुख्य विशेषता: यह व्यक्तिगत आंदोलन था, सामूहिक नहीं। प्रत्येक सत्याग्रही अलग अलग ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण देता और गिरफ्तारी देता था। पूरे आंदोलन में अहिंसा का पूर्ण पालन किया गया। इसके परिणाम: हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश सरकार पर नैतिक दबाव बढ़ा। इस आंदोलन ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। क्रिप्स मिशन: डूबते हुए बैंक का भविष्य की तारीख वाला चेक, ये महात्मा गांधी ने कहा था इसके लिए। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया। मिशन का नेतृत्व सर स्टेफन क्रिप्स ने किया। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना था तथा भारत के संवैधानिक भविष्य में समझौता करना था। इसके भेजने के कारण: द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की कठिन स्थिति, जापान का दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से विस्तार, भारत का सैन्य व आर्थिक सहयोग प्राप्त करना, भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता की मांग को शांत करना। प्रमुख प्रस्ताव: युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कोई भी प्रांत नए संघ में शामिल न होने का विकल्प चुन सकेगा। रियासतों को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। युद्ध काल में रक्षा विभाग ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहेगा। असफलता के कारण: तत्काल स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं दिया गया। रक्षा विभाग भारतीयों को नहीं सौंपा गया। प्रांतों को अलग होने का अधिकार देने का विरोध किया। महात्मा गांधी ने इसे डूबते हुए बैंक की भविष्य की तारीख वाला चेक कहा। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रस्ताव अस्वीकार किया। इसके परिणाम: क्रिप्स मिशन पूरी तरह असफल रहा। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे व्यापक जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसका नारा था करो या मरो, डू और डाई। प्रमुख तथ्य: 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से शुरू हुआ। वर्तमान में इसे अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। नारा करो या मरो, ब्रिटिश शासन को तुरंत भारत छोड़ने के लिए बाध्य करना। आंदोलन के कारण: द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में भारत को बिना भारतीयों की सहमति के शामिल करना। क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ, पूर्ण स्वतंत्रता की बढ़ती मांग। प्रमुख घटनाएं: 8 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। 9 अगस्त 1942 को सुबह गांधी सहित अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे 0 आवर कहा जाता है उस घटना को जिसमें इन सबको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आंदोलन स्फूर्त रूप से पूरे देश में फैल गया। रेलवे लाइन, डाक तार व्यवस्था तथा सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार किया गया। कई स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना हुई। समांतर सरकार: बलिया उत्तर प्रदेश, सतारा महाराष्ट्र प्रदेश सरकार, तमुलुक पश्चिम बंगाल जातीय सरकार। यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे व्यापक जन आंदोलन बना। अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिला कि भारत अब लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं। इस आंदोलन ने 1947 में स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। आज़ाद हिंद फौज व समांतर आंदोलन:
आज़ाद हिंद फौज का परिचय। स्थापना 1942। संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह। पूर्ण गठन व नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस 1943। नारा जय हिंद दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943। स्थान सिंगापुर। प्रमुख सुभाष चंद्र बोस। इसे कई देशों ने मान्यता दी। आज़ाद हिंद फौज की प्रमुख विशेषताएं। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन। सेनापति लक्ष्मी सहगल। अंडमान व निकोबार द्वीपों का नाम शहीद द्वीप व स्वराज द्वीप रखा गया। प्रमुख युद्ध इम्फाल अभियान 1944। कोहिमा युद्ध 1934। इन अभियानों में सफलता नहीं मिली, परंतु भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता की भावना अत्यधिक प्रबल हुई। ये इसमें वन लाइनर में है। आईने की स्थापना 1942। नेताजी ने नेतृत्व संभाला 1943। आज़ाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943। रानी झांसी रेजिमेंट। लक्ष्मी सहगल। बलिया। चित्तू पांडे। तमुलुक जो सरकारें बनी थी सतीश चंद्र सामंत। सतारा की नाना पाटिल। नारा जय हिंद दिल्ली चलो। समांतर आंदोलन। पहली थी बलिया राष्ट्रीय सरकार। स्थान बलिया उत्तर प्रदेश 1942 में हुई। नेता चित्तू पांडे बलिया का शेर। तमुलुक तारमलीप राष्ट्रीय सरकार। तमुलुक पश्चिम बंगाल 1942 में सतीश चंद्र सामंत। सतारा प्रति सरकार। सतारा मास्टर 1943 बाबा नाना पाटिल। शिमला सम्मेलन 1945। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला के वायसराय लॉज वर्तमान में राष्ट्रपति निवास में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक गतिरोध समाप्त करना था। लॉर्ड वेवेल की योजना वेवेल योजना भारतीय नेताओं को सहमति प्राप्त करना था। इसके अध्यक्ष थे भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल। प्रमुख प्रतिभागी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष महात्मा गांधी, औपचारिक प्रतिनिधि परामर्शदाता के रूप में अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता। वेवेल योजना के प्रमुख प्रस्ताव ये थे: वायसराय और सेना अध्यक्ष को छोड़ के कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीयों के। रक्षा विभाग को छोड़ के सभी विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे। हिंदू और मुसलमानों को लगभग समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नई कार्यकारिणी अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्य करेगी। सम्मेलन की विफलता के कारण मुस्लिम सदस्यों के चयन का एकमात्र अधिकार मुस्लिम लीग को देने के लिए मोहम्मद जिन्ना की मांग कांग्रेस की इस मांग से सहमत नहीं थी, क्योंकि वह सभी भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थी। विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व पर सहमति नहीं बन सकी। परिणाम शिमला सम्मेलन असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद और बढ़ गए। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसने भारत के संवैधानिक समाधान का नया प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट मिशन 1946। भारत को स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाना, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण करना, भारत के लिए संविधान बनाने की व्यवस्था करना, भारत की एकता बनाए रखना तथा विभाजन को रोकना। कैबिनेट मिशन के सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एलवी अलेक्जेंडर। भारत आगमन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। प्रमुख प्रस्ताव: भारत में संघ की स्थापना। केंद्र के पास केवल 3 विषय रहेंगे: रक्षा, विदेश नीति, संचार। शेष सभी विषय प्रांत के पास रहेंगे। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से, 93 देशी रियासत से, 4 मुख्य आयुक्त से। प्रांत को 3 समूह में बांटा गया। ABC एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रांतों के समूह ग्रुप ए में मद्रास, बॉम्बे संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, और ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। ग्रुप सी में बंगाल, असम। महत्व: संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंतरिम सरकार के गठन का आधार बना। भारत की एकता बनाए रखने के लिए अंतिम प्रमुख ब्रिटिश प्रयास था। असफलता के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समूह व्यवस्था अधिकारों को लेकर मतभेद। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, योजनाओं की अलग अलग व्याख्या, बढ़ते सांप्रदायिक तनाव। अंतरिम सरकार व स्वतंत्रता के बाद। यदि आपका प्रश्न आज़ादी के बाद अंतरिम सरकार है तो ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। सही क्रम इस प्रकार है: अंतरिम सरकार गठन 2 सितंबर 1946 को। सत्ता हस्तांतरण की तैयारी। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रथम उपाध्यक्ष। यह सरकार भारत की स्वतंत्रता से पहले बनी थी। स्वतंत्रता पे 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। अंतरिम सरकार ने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के रूप में कार्य जारी रखा। प्रथम मंत्रिमंडल 15 अगस्त 1947। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महत्वपूर्ण तथ्य: ये है परीक्षा के मैं हर पेज पे महत्वपूर्ण तथ्य दे रही हूँ ताकि आप उसको पढ़ सकें और हर पेज से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन का पता चल सके। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947। ये भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की अंतिम योजना थी। इसकी घोषणा 3 जून 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। इस योजना के आधार पर आगे चल के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया।
इसके प्रावधान थे, भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों का गठन किया जाएगा। पंजाब और बंगाल का विभाजन करके विधानसभा के मतदान के आधार पर किया जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिलहट असम में जनमत संग्रह कराया जाएगा। सिंध विधानसभा को पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। रेड क्लिफ सीमा आयोग का गठन कर भारत पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित की गई। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प दिया गया। सत्ता हस्तांतरण की तिथि 15 अगस्त 1947 निर्धारित की गई। भारत और पाकिस्तान की अलग अलग संविधान सभाएं बनाई गई। इसका परिणाम 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा और जन विस्थापन हुआ। भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन और एक नए देश पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इसके एक कारण है माउंटेबन योजना 3 जून 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, नॉर्वे जो पढ़ा के रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने के लिए बनाई गई। इसके अध्यक्ष से सिरिल रेड क्लिफ थे। विभाजन के क्या परिणाम लिए? लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोगों का पलायन, लाखों लोगों की मृत्यु, भारी सांप्रदायिक हिंसा, शरणार्थी की समस्या उत्पन्न, भारत पाकिस्तान में तनाव, कश्मीर विवाद की शुरुआत। हमारे अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रथम गवर्नर जनरल भारत लॉर्ड माउंटबेटन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम गवर्नर जनरल पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित किया। यह अधिनियम 3 जून 1947 की माउंटेबन योजना पर आधारित था। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत में ब्रिटिश सरकार शासन समाप्त हुआ। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने। प्रमुख प्रावधान: भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की तिथि घोषित की गई। बंगाल और पंजाब का विभाजन किया गया। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभाओं को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश संसद का भारत पर विधायी अधिकार समाप्त कर दिया गया। वायसराय का पद समाप्त कर प्रत्येक डोमिनियन में गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होने से देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प मिला। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को नए संविधान बनने तक अस्थायी रूप से लागू किया गया। इसका महत्व: लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत के संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आधुनिक भारत और पाकिस्तान के गठन की संवैधानिक आदर्शिता रखी गई। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948, स्थान बिरला हाउस, नई दिल्ली, वर्तमान नाम गांधी स्मृति। लगभग शाम को 5:15 बजे 5:17 पे नाथुराम विनायक गोडसे ने इनकी हत्या की। प्रार्थना सभा के लिए जाते समय गोली मार के हत्या की। अंतिम शब्द प्रचलित रूप से हे राम माने जाते कि हालांकि इतिहासकारों में इसमें मतभेद है। महत्वपूर्ण तथ्य: 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की आयु की मृत्यु के समय 78 ईयर्स थी। जन्म 2 अक्टूबर 1869। गांधी युग का मूल्यांकन व योगदान: 1915 से 1948 तक इनका महत्वपूर्ण चरण माना गया। स्वतंत्रता को लेकर इस काल में महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और जन आंदोलन की नई दिशा प्रदान की। ये इनके कुछ आंदोलन, उनके नेतृत्व है। ये इनके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, ये निष्कर्ष। तो स्टूडेंट्स, हमारी ये वाली क्लास आज पूरी होती है। मैंने गांधी जी के जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स थे वो आपको पूरी तरह पढ़ा दिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए।